अब हम फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे। हमने इससे पूर्व में सामाजिक और अन्य घटनाओं के बारे में जाना था। अब हम आर्थिक कारण के बारे में जानेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारणों में हमने जो कि किसानों और मजदूरों का शोषण और लुई 16वें की आर्थिक नीतियाँ जिसके कारण पादरी और जो धर्माधिकारी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वो जनसाधारण का शोषण करने में लगे हुए थे और धन का दुरुपयोग कर रहे थे और धन को अपने निजी स्वार्थ में खर्च कर रहे थे, स्वार्थों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये भोग विलासी जीवन में लिप्त रहते थे। और ये इन्होंने कभी इस बात पर ध्यान देने के लिए राजा को विवश नहीं किया, क्योंकि इनको इस बात का खतरा था कि यदि राजा को सही बात का पता लगेगा, यानी लुई 16वें को, तो उनकी जो आर्थिक जो स्वार्थ हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी के क्रम में आर्थिक जो नीति थी वो खराब होती जाती है और आय के स्रोत कम और खर्चा ज़्यादा है, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं और जिससे निरंतर राज्य में आर्थिक विपन्नता बढ़ती जाती है और जिससे कि आम जनता जो थी वो नाराज हो गई। और क्योंकि मजदूरों, दस्तकारों, शिल्पियों, कारीगरों की दशा के लिए सुधारने के लिए कोई कार्य तो नहीं किए जा रहे थे और बस उन पर करों का बोझ, उनसे बेगारी कराना, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था, जिससे कि फ्रांस में एक अराजकता की स्थिति पैदा होती है जो क्रांति का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त है दार्शनिकों एवं विचारकों का योगदान। तो विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों ने भी अपनी उपदेशों के द्वारा और अपने ज्ञान से लोगों को प्रेरित किया कि वो अत्याचार को न सहें, और अत्याचार को सहना भी एक तरह से अपराध है। वो अपनी आवाज़ उठाएं और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें, उसका विरोध करें। ऐसे ही कुछ विचारकों में जो नाम आता है उनमें है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू 1685-1755 ईस्वी। मॉन्टेस्क्यू जो कि उच्च कोटि के वकील भी थे और उन्होंने जो कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने फ्रांस के राजा के देवी अधिकार की कटु आलोचना की है। उनका मानना था कि जो राजा को जो देवी सिद्धांत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि राजा जो है देवी मतलब ईश्वर के बराबर नहीं है। ईश्वर में जो बहुत सारे गुण होते हैं वो राजा में नहीं हो सकते, क्योंकि राजा एक इंसान है, एक मनुष्य है, उसके अंदर बहुत सारी विसंगतियाँ हो सकती हैं, उसके अंदर दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन उसके वो राजा अगर ये कहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है कि वो ईश्वर के समान है और राजा की ही इच्छा सबसे बड़ी सर्वोपरि इच्छा है, और जैसे जो लुई 16वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, तो ये एक तरह से निरंकुशता और एक अत्याचारी होने की एक निशानी मानी जा सकती है। और मॉन्टेस्क्यू ने इसी बात पर बल दिया। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर भी बल दिया कि एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये स्वतंत्र हों, इन पर अंकुश न हो, ये स्वतंत्र होकर कार्य करें। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में उनका कहने का तात्पर्य यही था कि ये एक दूसरे पर अगर अंकुश होगा एक दूसरे का, तो इससे क्या ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जबकि यहाँ फ्रांस में देखने को ये मिलता है कि लुई 16वां और उसकी पत्नी आंतवानीन और अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग, ये पूर्ण रूप से सारी शक्तियों का एक तरह से दुरुपयोग करने में लगे हुए थे और इसके कारण
फ्रांस में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मॉन्टेस्क्यू 1685 से 1755 ईस्वी उच्च कोटि के वकील हैं। इनकी हिस्ट्री ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की। फ्रांस के राजा के देवी अधिकार की कटु आलोचना करते हैं और वह व्यक्ति स्वतंत्रता को समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, क्योंकि व्यक्तियों के स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा तो इससे व्यक्ति अपने विचारों को रख ही नहीं पाएगा, उसकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं और समस्याएं राज्य जान ही नहीं पाएगा तो उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा। और यहाँ फ्रांस में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, उनकी व्यक्तिगत विचारों को दबाया जा रहा था, उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं दिया जाता। जैसा कि स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में जो तीसरा सदन है उसकी कोई भूमिकाएं मानने से इनकार कर रहे थे, उन्हें कुछ विशेष कोई महत्व नहीं दी गई। ये भी इसका उदाहरण है। इसके बाद है वोल्टेयर 1694 से 1788 ईस्वी। ये महान लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक एवं व्यंग्यकार थे। वोल्टेयर क्या थे? महान लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक एवं व्यंग्यकार थे। उसे हर प्रकार के अत्याचार से घृणा थी। तो वोल्टेयर का मानना था कि मनुष्य में जब ईश्वर ने ही अंतर नहीं किया है तो मनुष्य इतना भेदभाव क्यों करता है, एक मनुष्य दूसरे पर इतना अत्याचार क्यों करता है। तो उसकी जो हिंसा कि ये मनुष्य की हिंसा की नीति की वो कठोर आलोचना करते हैं वोल्टेयर, और वो व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने के विरोधी थे और वह चर्च को बदनाम चीज कहकर पुकारते थे। वो चर्च को ही सब समस्याओं की जड़ भी मानते थे। उनका मानना था कि चर्च के जो पादरी हैं वो वैभवशाली जीवन जीने की लालसा में चर्च के धन का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, धर्म की आड़ में अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इससे क्या है कि लोग जो हैं वो सही बात को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए वोल्टेयर ने चर्च को बदनाम चीज कहकर पुकारा था। उसकी रचना जो वोल्टेयर ने जो रचना की है, उनकी सुप्रसिद्ध रचना जो है वो है 14वें लुई का इतिहास। वोल्टेयर की जो रचना है उसका नाम है 14वें लुई का इतिहास। एक अनमोल कृति है जिसमें उन्होंने लुई 14वें के बारे में तमाम बातों का उल्लेख किया है। ये समझाने का प्रयास किया कि लुई 14वें जो कि एक अदूरदर्शी और शासन करने के योग्य भी नहीं थे और किस प्रकार से उन्होंने फ्रांस की गरिमा को गिराने का काम किया। तो इस पुस्तक में ये देखने को मिलता है 14वें लुई का इतिहास में। इसके बाद रूसो 1712-1778 ईस्वी, वह आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता था। उसका ये उद्देश्य था कि समाज का जो निर्माण हो वह आदर्शपूर्ण हो, उसमें सभी को स्वतंत्रता हो और उसको विभिन्न जो समाज में जंजीरों से झगड़ा हुआ है वह उससे भी मुक्ति मिले। उसकी पुस्तक सामाजिक संविदा थी। रूसो की पुस्तक का नाम है सामाजिक संविदा। उसकी पुस्तक का पहला वाक्य है, उस जो सामाजिक संविदा में जो पहला वाक्य लिखा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन स्वतंत्रता उसकी का धीरे धीरे हनन होने लगता है। जैसे ही वो समाज में जन्म लेने के बाद उसको विभिन्न जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। उसने निरंकुश राज्यों की जड़ें खोदने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो रूसो का कहने का तात्पर्य था कि मनुष्य जन्म के समय तो जब जन्म लेता है तो वह विभिन्न सामाजिक उत्तरदायियों जंजीरों में जकड़ा रहता है और मृत्यु के बाद ही उन जंजीरों से उसकी जंजीरें टूटती हैं। तो उसका मतलब ये था कि जब मनुष्य की वैसे ही तमाम जिम्मेदारियां होती हैं पारिवारिक और उसमें भी शासन का अत्याचार हो तो वो कितना एक तरह से असहाय की स्थिति में आ जाता है। तो
मनुष्य की स्वतंत्रता के पक्ष में रूसों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और सामाजिक संविधान में इसी बात का उल्लेख उन्होंने किया है। वह निरंकुश राज्यों को भी खराब मानता था और उसने अपने उपदेशों और भाषणों के द्वारा यही व्यक्त करने का प्रयास किया कि निरंकुश राज्यों को हटा देना चाहिए और रूसों ने अपने उपदेशों के माध्यम से निरंकुश राज्यों की जड़ों को खोदने का कार्य किया है। अन्य विचारक में दिदरो, आर्लेवेयर एवं केन, दिदरो, आर्लेवेयर एवं केन आदि विचारकों ने भी लोगों को जागृत किया। इन विचारकों ने फ्रांस के लोगों के दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। मतलब दिदरो, आर्लेवेयर एवं केन, इन्होंने अपने विचारों से फ्रांस की जनता को इतना अधिक प्रभावित किया कि फ्रांस के लोगों के मन में एक हलचल पैदा हो गई और उनको समझ में आने लगा कि जो हमारे शासन व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और हमारे अधिकारों का अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है और स्वतंत्रता के नाम पर हमें सिर्फ कर चुकाना और राज्य को राज्य का शाही राजकोष भरना, यही उनकी जिम्मेदारी रह गई है। राज्य का कोई कर्तव्य नहीं है। जब इन विचारकों ने लोगों में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया तो लोगों में एक नवीन जागृति आई जो बाद में क्रांति का कारण बनती है। क्रांति के लिए उत्तरदायी घटनाएं जैसे कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन और दूसरा था मतदान संबंधी विवाद। तो क्रांति की उत्तरदायी घटना में एक स्टेटस जनरल का अधिवेशन। स्टेटस जनरल 3 सदनों वाली संस्था थी। क्या थी? स्टेटस जनरल 3 सदनों वाली संस्था थी। कुलीन श्रेणी का सदन, पादरियों का सदन और तीसरे वर्ग का सदन। तो ये 3 सदनों वाली संस्था थी स्टेटस जनरल, जिसमें कुलीन श्रेणी का सदन नंबर 1, पादरियों का सदन नंबर 2 और तीसरे वर्ग का सदन। परंपरा के अनुसार प्रत्येक सदन बहुमत से निर्णय लेता था। ठीक है, परंपरा के अनुसार क्या था? प्रत्येक सदन बहुमत से निर्णय लेता था, परंतु पूरे सदन के निर्णय को केवल एक मत माना जाता था। क्या माना जाता था? एक मत। किसी भी नियम या प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 2 सदनों का बहुमत आवश्यक था। मतलब किसी भी प्रस्ताव की अगर स्वीकृति लेनी है तो 2 सदनों का बहुमत आवश्यक था। तीसरे सदन की भूमिका पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि तीसरे सदन की क्या वैल्यू थी, तीसरे सदन की क्या इम्पोर्टेंसी थी। तो इसलिए यहाँ पर एक तरह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है कि किसी भी नियम या प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 2 सदनों का बहुमत आवश्यक है, तो तीसरे सदन की भूमिका पर प्रश्न खड़े उठ जाते थे और जबकि तीसरे सदन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, जिससे कि ये आम जन साधारण का एक सदन मान सकते हैं इसे। तो इनकी बात नहीं सुनी जाती थी, जिससे कि यहाँ पर आपस में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है और बाद में क्रांति का कारण भी एक देखने को मिलता है। मतदान संबंधी विवाद। लुई सोल्वे ने अपने उद्घाटन भाषण के बाद तीनों सदनों को पृथक पृथक रूप से कार्य करने का आदेश दिया। जब लुई सोल्वे ने क्या किया? अपने उद्घाटन भाषण के बाद तीनों सदनों को पृथक पृथक रूप से कार्य करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप एक गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ। प्रश्न यह था कि प्रत्येक सदन का एक वोट हो, मतलब तो क्या प्रश्न था कि प्रत्येक सदन का एक वोट हो अथवा प्रत्येक सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार हो। सभा में 3 सदन हो या एक पादरी, सभा में 3 सदन हो या एक पादरी और कुलीन वर्ग के सदस्य। जो पादरी और कुलीन वर्ग के सदस्य क्या चाहते थे? पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, जबकि तीसरा सदन उनके लिए विशेषाधिकार को समाप्त करने पर अड़ा हुआ था। तो 2 सदन जिनका विचार आपस में मिल रहे थे, पादरी और कुलीन वर्ग के सदस्य के सदनों का, लेकिन जो तीसरा सदन था उनके विशेषाधिकार, वो ये पादरी और कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त करने पर अड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से मतदान संबंधी विवाद यहाँ पर बना हुआ था और 2 सदन
कुलीन वर्ग का, और दूसरा कुलीन वर्ग और दूसरा सदन पादरी जो जो थे, उनके आपसी जो पादरी और कुलीन वर्ग के जो सदस्य थे वो तो एक मत में थे, क्योंकि उनकी तो स्वार्थ सिद्धि हो रही थी। लेकिन जो तीसरा सदन था वो क्या चाहता था कि जो कुलीन और पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त किया जाए। तो यहीं पर एक विरोधाभास यहाँ पे भी स्थिति है मतदान को लेकर। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारण किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, और दार्शनिकों एवं विचारकों का क्या योगदान है, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने किस प्रकार से कानून की आत्मा में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, और वो स्वयं एक वकील थे और उन्होंने फ्रांस के राजा देवी अधिकारों की भी आलोचना की है। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। और वोल्टेयर ने जो 14वें लुई का इतिहास में अपने विचारों को व्यक्त किया है, और वे नाटककार इतिहासकार भी थे, और वे मनुष्य पर हर प्रकार के अत्याचार के विरोधी थे। इसके बाद हमने रूसो को देखा, उनकी पुस्तक सामाजिक संविदा, उनमें उन्होंने वर्णन किया मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ पर जंजीरों में सर्वत बंधनों में जकड़ा हुआ है। अन्य विचारकों में दिदरो, आर्लेवेयर एवं केन, क्रांति के उत्तर घटना में स्टेट जनरल का अधिवेशन और मतदान संबंधी विवाद। तो आज इस वीडियो में हमने आर्थिक कारण और विचारकों का योगदान और प्रमुख घटनाओं के बारे में जाना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।